नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और साथ ही साथ मीडिया जो है जम्मू कश्मीर में आज़ाद है। ये कुछ बातें उमर अब्दुल्ला ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे की। आज चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये पिछले 2 महीने में पहली बार हुआ जब उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्शन की एक फॉर्मल तरीके से, जहां न सिर्फ चीफ मिनिस्टर बल्कि उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर वो, उनके एडवाइज़र, साथ ही साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, सीनियर IAS ऑफिसर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते हैं और भी कई सारे ऑफिसर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, वो SKICC में मौजूद थे। इसको एक न सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि एक ऐसा सेशन बताया गया जहां चीफ मिनिस्टर ने प्रेस के साथ इंटरेक्शन की। कई सारे मसलों पे वहां बात हुई, जिसमें रिजर्वेशन के हवाले से डिबेट हुआ। मीडिया फेटर्निटी मौजूद थी, तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि मीडिया अपने राइट्स के हवाले से बात करे, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे साथ क्या कुछ हुआ है पिछले कुछ वक्त में, और भी कई सारी बातें जिसमें सामने आई। इसमें सैटेलाइट टाउनशिप, जो हाल ही में कई सारे मसले मसाइल जो हैं चलते आ रहे हैं, डुअल पावर सिस्टम के हवाले से भी बात हुई, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस के हवाले से भी बात हुई। तो एक जिसे हम कह सकते हैं एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन 1 से 1.5 घंटा चली। और ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की पहली इंटरेक्शन थी, तो सवाल भी जो थे काफ़ी ज़्यादा थे और जितने हो सके उतने सवाल लिए गए और जवाब भी जो है वो दिए गए। मेरे साथ हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं मसूद हुसैन साहब, वो भी मौजूद हैं, ये भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। तो हम थोड़ा एक एनालिसिस करते हैं कि क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ और किस तरीके से जो जवाब आए, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री थे जैसे जवाब मिलने चाहिए थे चीफ मिनिस्टर से, क्या जवाब वैसे ही थे, और साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। एक लंबे गैप के बाद जो है हमने अपनी इलेक्टेड सरकार देखी जम्मू कश्मीर में। 6 साल हमारे पास सरकार नहीं थी, उसके बाद एक सरकार बनती है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में सरकार बनती है। यूनियन टेरिटरी में अपने मसले रहते हैं। जो जम्मू कश्मीर के असेंबली पहले थी वो काफ़ी एम्पावर्ड थी, अब उतनी एम्पावर्ड नहीं है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की कितनी इम्पोर्टेंस रखती है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये निहायत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आपने खुद ही बता दिया कि एक खुद भी उसने मतलब चीफ मिनिस्टर ने भी बता दिया, जब मैं लास्ट टाइम चीफ मिनिस्टर था और आज चीफ मिनिस्टर हूँ, इसमें काफ़ी तब्दीली है। लेकिन एट द सेम टाइम जिसमें 2 चीज़ें बड़ी जो मुझे लगी, एक ये कि वो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का इजहार था, एक तो ये था। दूसरा ये इस बात का भी वो कन्वे करना चाहते थे कि जैसा कि आम इम्प्रेशन है कि ये रबर स्टम्प सरकार है, ऐसी बात भी नहीं है। उन्होंने कहा कि 39 डिपार्टमेंट जो है मैक्सिमम हमारे पास ही हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी के हिसाब से भी, और लॉ एंड ऑर्डर और होम तो LG साहब के पास है, और लेकिन होम के भी कुछ मामलात हैं जो ये देख रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें थी जो ये कन्वे करना चाहते थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी कि मतलब जो जिसका मैं कहा कि वो मैच्योरिटी लग रही थी उमर अब्दुल्ला की इस एक्सप्रेशन में, उनके इजहार में आज। तो उन्होंने बता दिया कि कैसे काम किया उन्होंने 2009 के मुकाबले में। जब आज बर्फबारी हुई तो शायद उन्होंने कह दिया कि अगर 2009 में बर्फबारी होती तो शायद मैं इतना एक्टिव नहीं होता, लेकिन चूँकि मैंने वक्त ने एक सबक सिखाया है और वो सबक सीखने और सबक को इम्प्लीमेंट करने के दौर से गुजर रहे हैं। और ये इजहार था उन सारी चीज़ों का। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि उनको एक लैंडस्लाइड मैंडेट मिला है, सही, तो जैसे कि बहुत सारे सहाफ़ियों ने बात वहाँ की, तो उन्होंने बता दिया कि जो पिछले बरस थे वो कैसे गुजरे। एक टनल था, एक लंबा सफ़र था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हमें ये पता नहीं कि मतलब डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन कौन है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। ऐसे भी बहुत सारे जर्नलिस्ट थे शायद जिनकी शायद अपने कैरियर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट उस हिसाब से भी था। इसमें ऐलान तो उतने नहीं हुए कि ये होगा वो होगा, तो लेकिन एक इजहार था, एक इंटेंट था कि शुरुआत होगी। उस बात का जिक्र उन्होंने शुरू में भी कहा, जहां उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें कल से आ रही है कि उमर अब्दुल्ला जो है कई सारी चीज़ें जो है उनकी अनाउंसमेंट करने जा रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है, मैं मीडिया से बात करने के लिए आया हूं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, जैसा आपने भी उसका जिक्र किया, ये दिखाने की भी कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश थी कि हम जो हैं महज रबर स्टैंप नहीं है, बहुत सारे काम हम भी कर सकते हैं, हमारे इख्तियारात भी हैं, और आपको अगर कहीं मुश्किलात आती है तो आप हमारे पास आएँ,
हम आपके मसले सॉल्व करने की कोशिश जो है वो ज़रूर करेंगे। हम चूँकि और ये बात भी उन्होंने बता दी कि मतलब जैसा मतलब बहुत सारे सवाल भी आए, हालांकि मीडिया मेरे हिसाब से बहुत ही मतलब एक लाइन खुद ही जैसे मीडिया ने खींची थी कि उससे आगे नहीं जाना है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल आए जिससे ये लगता था कि चीफ मिनिस्टर कह देंगे कि हाँ कन्फ्रंट्रेशन है, वो है, लेकिन उन्होंने बड़ा आराम से कूलली कहा कि ऐसा कुछ जिस नहीं बात है। को आपने कहा कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ गई, मतलब कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर लोगों के मसले हैं, अगर किसी शख्स का मसला राजभवन से हल होता है तो वो जाए, कोई बात। अगर वो मसला एमएलए के पास हल होता है तो एमएलए के पास जाए, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी मतलब इस तस्दीक की, एतराफ़ किया कि ये जो जहाँ दो कंट्रोल पावर्स होते हैं वहाँ काम ठीक तरह से नहीं होता है। और अगर ये वैलिड प्रैक्टिस होती तो कई जगह डुअल कंट्रोल सिस्टम होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हम चूंकि खुद मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सहाफ़ी हैं, सहाफ़त के हवाले से कई सारी बातें वहाँ हुई। कुछ ये भी कि सहाफ़ियों को जो है एक बंद किया गया था किसी तरीके से, या ऐसे लोगों ने भी वहाँ सवाल किए कि हम, जैसा आपने कहा कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं है कौन है, हम पिछले कुछ वक्त से हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया नहीं जाता था, तो वो कहीं ना कहीं वो एक बैरियर जो है उसे भी शायद तोड़ने की कोशिश की गई। बेसिकली जो मतलब इसको आप फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब मैं भी तैयार नहीं था, तो लेकिन सहाफ़ी ने जब बातें की मतलब बहुत गाइडेड तरीके से की, लेकिन अगर बातें हों तो बातें बहुत सारी होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मतलब इवन फॉर मी हु हैज़ कवर्ड कश्मीर फॉर आई थिंक 3-4 डिकेड्स, मतलब पिछले 5 साल में शायद ये मेरा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें मतलब पता ही नहीं, भूल गए थे वो प्रोटोकॉल्स, वो सिस्टम्स, वो इकोसिस्टम, ये कैसे गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसे काम करता था। तो मैंने थोड़ा इशारा दे दिया कि अगर माइक, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच नहीं रही है, इसका मतलब है कि लेगेसी इश्यूज हैं। तो मतलब मीडिया एक डेमोक्रेसी का एक फंक्शन है, इम्पोर्टेंट मतलब बेसिकली ये एक डाकिये का काम करता है कि इधर ये होगा, इधर वो हो गया। अगर ये कोई इवेंट कवर करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इवेंट का हिस्सा है, बिल्कुल। लेकिन पिछले कई बार से कुछ तब्दीलियां ऐसी, सिस्टम वैसा बन गया था जिसमें सवाल पूछना थोड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए शायद चीफ मिनिस्टर ने भी कह दिया कि ये शायद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, या मेरी तरफ से क्लियर डायरेक्शन है कि जो भी पूछना चाहे वो पूछ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें उन्होंने जवाब देना नामुनासिब समझा। कुछ चीज़ें रहती है, लेकिन इस बात को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो सिस्टम एक ख़त्म हो गया, एक नया सिस्टम जो शुरू हो गया कि आप सवाल पूछ सकते हैं। वो सवाल पूछने की आज़ादी जो एक जर्नलिस्ट का फंडामेंटल राइट है, जो एक सिटीज़न का फंडामेंटल राइट है, वो उसे कहीं ना कहीं मिल रहा है। फिर आगे जवाब देने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो किस तरीके से उसे एड्रेस। उन्होंने इनफैक्ट एक सवाल के जवाब में उन्होंने जिम्मेदारी ज़्यादा मीडिया पर ही लगा दी। तो आप अपना हक जो है, आपके जो राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं आपके विद इन द सिस्टम, तो आप वो एक्सरसाइज कर लो। अब वो कहना एक बात है, तो करना दूसरी बात है। बेसिकली क्या होता है, जर्नलिज्म मतलब कोई भी जो बात करना चाहे जर्नलिस्ट हो सकता है, बन सकता है, लेकिन जर्नलिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है, कि कोई सिस्टम होता है, एक लाइन होती है, वो जो लाइन क्रॉस नहीं करता। और मान लीजिएगा मैं अपने आगे पीछे एक लाइन खींचूंगा कि मुझे नहीं जाना है उसके अलावा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो मुझे सुनने वाला है उसने मेरी लाइन कहाँ रख दी है। बिल्कुल सही। मतलब इन दो लाइनों के बीच का जो हिस्सा है वो बड़ा नाजुक है, और शायद उस पर उस हिसाब से बात नहीं हुई, लेकिन शुरुआत है, बातें होंगी, बातें होती रहेंगी, मामले हैं और मामलों के हल भी आते रहेंगे। वो उन्होंने कहा भी कि ये ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किन्हें हायर करते हैं और किसे हायर नहीं करते। बहुत सारी चीजें, एक तो मतलब मामला प्रेस क्लब के हवाले से मामला है, फ्री स्पीच बड़ा मामला है। ये डेमोक्रेसीज में हमेशा रहता है कि मतलब फ्री स्पीच है तो कितना हो, कहाँ तक जा सकते, कितने फ्री हो सकते हो, क्या लाइन। और फ्री स्पीच ऐसे फोकड़ में नहीं आती है। इसका फ्री स्पीच एक कैपिटल इंटेंसिव एक्सरसाइज है। सही। उसमें आपको बेहतर खबर, आपको मोतबर खबर बनाने के लिए मोतबर लोग चाहिए, और मोतबर लोगों के भी घर होते हैं। बिल्कुल, आप समझ गए। ये हवा में ये चैरिटी नहीं है। बिल्कुल। मतलब बेहतर जर्नलिज्म, बेहतर कैपिटल की ज़रूरत होती है उसमें। और
जब कैपिटल ही किसी तरह से मुतासिर किया गया हो, मतलब आप पिछले मतलब जम्मू कश्मीर एक छोटी रियासत थी, अब छोटी यूनियन टेरिटरी भी है, लेकिन यहाँ की मैशियत जो है पिछले 5 साल में बहुत कुछ यहाँ की मैशियत ने देखा। अगर आपकी मैशियत आपकी इकोनॉमी अंडर प्रेशर है तो आपके जो इंस्टीट्यूशंस उस इकोनॉमी के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है वो भी प्रेशर में रहेंगे, और आपकी सरकार की जो स्पेंडिंग है उसमें अगर लव हेट रिलेशनशिप चले उससे भी मुतासर हो सकता है। तो इसमें बेसिकली इसीलिए मैंने चीफ मिनिस्टर से पूछा कि डेमोक्रेसी हैज़ अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन अ वाइब्रेंट मीडिया, so he should actually invest with concern how to do it and how fast can it happen. So ये रही मीडिया की बात। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा डिबेट जो पिछले कुछ वक्त से चल रहा है वो रिजर्वेशन का चल रहा है। हमने भी वो सारी चीज़ें देखी, वो कवर की। हाल ही में एमपी जो है आगा रूहुल्लाह मेहदी, उन्होंने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। ये शायद बहुत लंबे वक्त के बाद हमने शायद ऐसा देखा हो या हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे इंस्टेंस हो जहां अपने ही पार्टी के खिलाफ आप जो है प्रोटेस्ट करते हैं, जबकि आपकी पार्टी का चीफ मिनिस्टर होता है और आप एक मेंबर पार्लियामेंट होते हैं। शायद ये ऐसा कभी कहीं ये भी फ्री स्पीच का ही एक हिस्सा है। लेकिन इसमें थोड़ा ये जो इंसिडेंट है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक एमपी अपनी ही सरकार के हवाले से अपने ही सरकार के सबसे बड़े आदमी के दरवाजे पर चौखट पे जाके प्रोटेस्ट करते हैं और डिलिबरेटली चूज करते हैं। चीफ मिनिस्टर ही शायद एलजीबी एक पावर सेंटर है वहाँ नहीं गया, जिसका तज़किरा उन्होंने भी किया कि उनकी चॉइस है। लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब अगर आगा साहब ने प्रोटेस्ट किया तो उनका हक बनता है। अब क्यों यहाँ क्यों किया वहाँ क्यों नहीं किया, इसका सवाल तो वही जवाब। लेकिन मेरा काम ये था कि जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो मैंने कुछ लोग बुलाए, उनसे बात की, उनको कहा। लेकिन जहाँ तक इस प्रोटेस्ट की पॉलिटिक्स के हवाले से, इसकी पॉलिटिक्स शायद हो या ना हो, मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन ये बात है कि ये जो रिजर्वेशन का मसला है बहुत ही संगीन मसला बन के उभर रहा है और बहुत सेंसिटिव भी है। और जम्मू कश्मीर में कितने लोग रहते हैं? 1.5 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। कितनों को डिवाइड करेंगे आप और कितनी बार डिवाइड करेंगे आप? कभी मतलब ज्योग्राफी के मतलब कितना करेंगे? और उसमें से आप मेरिट को कहाँ पहुँचा रहे हैं? मतलब पहले तो मेरिटोक्रेसी तो एक ज़माने में बड़ा ख्वाब हुआ करता था, उस पर काम बहुत कुछ हो गया। उसके बाद कहते हैं कि मतलब अब हम एक ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं जहां मेरिट इज द लास्ट थिंग, योर लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट, योर द प्लेस यू आर बोर्न इज इम्पॉर्टेंट। तो इसका ऐसी बात भी नहीं कि उनके हुकूक हैं, अगर हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हैं बिल्कुल है तो उन पे गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये गौर कुछ इस हिसाब से भी ना होना चाहिए कि 4 लोगों को खाना खाना है और एक ही आपको आप फीड करेंगे, 3 तो फाके रहेंगे, ये मुनासिब नहीं रहे। लेकिन जब ये मामला चीफ मिनिस्टर को से पूछा गया, कई लोगों ने पूछा, तो उनका जवाब मतलब उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो उन्होंने ये बता दिया कि मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या ये नौकरियां हमारे पास ही रहें, वो मेरे हिसाब से एक बड़ा इशू है। तो मैं चाहता हूं कि मतलब पहले उसको टैकल करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिजर्वेशन को हम अंडर द कारपेट पुश कर रहे हैं। हमने एक तो किया कि अपनी कैबिनेट सब कमेटी बनाई और 6 महीने तक उसका रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद कोर्ट में भी गया और उनका ये सोच है मतलब कि ये मामला जो है हाई कोर्ट तक ही नहीं रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो इसलिए ये एक लंबी कहानी है जिसकी महज शुरुआत हो गई है। इन्होंने काफी इंटरेस्टिंग बात ये कही, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी ही पार्टी का शख्स आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, तो उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे हमेशा जो है ऐसा इल्जाम लगाया जाता था कि हम डेमोक्रेसी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे नहीं है, खानदानी राज चलता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ही पार्टी का एक शख्स जो है हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में डेमोक्रेसी है और फ्री स्पीच की भी जगह है, जैसा आपने भी कहा। सर्दियां होती है मसूद साहब, तो सर्दियों में सबसे बड़ा क्राइसिस हमारे यहाँ बिजली का रहता है और बिजली के बारे में भी बात जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई। बिजली आप बहुत बेहतर से इस टॉपिक को समझते हैं। हाल ही में 300 मेगावाट जो है बाहर से ख़रीद के भी लाए और यहाँ जो है बिजली प्रोडक्शन अभी तकरीबन 250 मेगावाट के आसपास होती है और ऐसा ऑफिशियल्स कहते हैं कि जितनी डिमांड है उतना हमारे पास बिजली अवेलेबल है। और इन्होंने भी जो मुफ्त बिजली 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है, इन्होंने भी वो कहा कि मार्च से हम 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। मार्च या अप्रैल से, लेकिन उन इलाकों में जहां मीटरिंग हुई होगी, जहां जो मीटर्ड इलाके हैं, जो नॉन मीटर्ड है, वहां कोई सिस्टम नहीं है कि किस तरीके से मैनेज किया जाए कि 200 यूनिट है या नहीं है। बिजली के क्राइसिस पे अगर आप थोड़ा सा हमें बता पाएं जस्ट इन अ मिनट और 2 किस तरीके से थोड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बेसिकली हमारे यहाँ
एक इशू रहा है लॉसेस का। ये लॉसेस कहाँ होता है? लॉसेस मतलब अमलन ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से, चाहे किसी की भी सरकार हो, मैं उमर अब्दुल्ला को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा या एलजी साहब की सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एक काफ़ी टाइम से आ रहा है कि लोग बिजली चोरी करते हैं। अब समझ गए। अब बिजली चोरी अगर वाकई होती है तो उसको बचाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं, मतलब एटलीस्ट 3 स्कीमें हैं इस वक्त जो चल रही हैं रोकने के लिए। कि आपके यहाँ पिछले 30 साल में जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो रन डाउन है। मतलब हमारे यहाँ लॉसेस 60% भी 64% भी एक ज़माने में हुआ करते थे, अब थोड़ा 50 के नीचे थोड़ा आने शुरू हो गए हैं। और वो इस वजह से हो गया कि आप जो बिजली कंज्यूम करते हैं उसका पैसा आप बिल्कुल देते हैं, कोई नहीं कहेगा। आपकी जो बिलिंग एफिशिएंसी है वो 95% से बेहतर है, 90% से ज़्यादा है। इसलिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के सार्फिन को ये इल्ज़ाम लगाना कि ये चोर हैं बिल्कुल गलत है। एक दो ब्लैक शिप कहीं भी हो सकते हैं, वो कहीं भी मतलब किसी भी इवॉल्व्ड सोसाइटी में हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक जो आप बिल बेचते हैं, क्या वो बिल आपको पे होता है, वो मामला है, वो 95% प्लस है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात रही आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन और मतलब बिजली लाने खींचने का है, हाँ। वो आपका अब इम्प्रूव हो रहा है। कई मतलब 2 प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ इस वक्त भी चल रहे हैं, हालांकि उनका कॉन्ट्रैक्ट बाहर की एजेंसीज को दिया गया है, यहाँ को इग्नोर किया गया, लेकिन वो दूसरी बात है। लेकिन इम्प्रूव हो रहा है। आप देख लीजिए पिछले कई बरस से आपके यहाँ जो है वो बढ़ रहा है, आपके यहाँ पैसे आ रहे हैं, लोग पे कर रहे हैं। और आज इस वक्त आप इस श्रीनगर में रहते हैं जहाँ का एक बड़ा हिस्सा एडवांस में पेमेंट करता है, वो भी करता है। अब दूसरी बात रही कि मतलब हमारे यहाँ जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है और कंजप्शन बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी तो क्या नहीं है। क्या जैसे जैसे उमर साहब ने भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द 100% मीटरिंग हो जाए, हाँ। क्या मीटर लगाने से और जो स्मार्ट वायरिंग करने से कहीं ना कहीं इस निज़ाम में बेहतरी देखने को मिल सकती है? देखिए, जब तक आप हमेशा क्या होता है, प्रोजेक्शंस की बुनियाद पे काम करते हैं। आप समझते हैं कि हम अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे उसमें उसको आप एक आने वाले 10 साल का भी अब पॉपुलेशन और कंजप्शन का इजाफा करके चलाते हैं। लेकिन बात, आप एक टूरिस्ट प्लेस है, आप एक ऐसी जगह है जहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, आपको पता ही नहीं है कि मतलब आपकी कंजप्शन कहाँ से कहाँ कब जाएगी। सो इसलिए हमारे यहाँ जो डिफिसिट रहेगा एनर्जी का डिफिसिट रहेगा, वो मतलब थोड़ा तो टैकल होगा, लेकिन पूरी तरह के भी टैकल होगा ही नहीं। और मेरे ज़ाती तौर पर एक ऐसे शख्स की हैसियत से जो इस चीज़ को सब्जेक्ट को समझता है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मतलब इस वक्त जो फोकस है कंजप्शन पे है, जनरेशन पे नहीं है। और जनरेशन इससे कहीं बड़ा इशू है जो हमारे यहाँ पिछले 5 साल में क्या हो गया, कोई उसकी तरफ तवज्जो दे नहीं रही है। और मैंने भी डेलिबरेटली, चूँकि उमर साहब की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो नहीं मतलब बेसिकली ये इतने बरस के बाद वापस आ रहे हैं और एक ऐसे नए माहौल में जिसमें न इनकी असेंबली एम्पावर्ड है, न ये एम्पावर्ड हैं, इश्यूज़ हैं। उन्होंने बड़ा ब्रेव फेस आज दिखाया, लेकिन इश्यूज़ हैं, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो इसलिए इस पर मैंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में बातें होंगी, तो ये बात भी होगी, जनरेशन की भी बिल्कुल होगी। बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन आखिरी चीज़ पे हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे जो कि बहुत बड़ा इशू था। कई सारी और बातें हुई, इशू जो नए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात हुई जिसका एमपी साहब ने भी पार्लियामेंट में जिक्र किया, रेल के हवाले से, जो रेल लाइंस कहते हैं कि वो पहलगाम ले जाएंगे या शुपियन से ले जाएंगे। उसके बाद एक और जो है रिंग रोड हमारा बना, और रिंग रोड तो बन गया, लेकिन रिंग रोड के आसपास सैटेलाइट कॉलोनीज़ का जो है जिक्र हुआ। और हाल ही में जो एक और प्रोजेक्ट सामने आया वो एनआईटी के हवाले से, कि एनआईटी जो है पुलवामा के जो आलमंड ऑर्चिड्स है, केरेवाज है, वहाँ बनाया जाएगा। तो इन सब बातों पर भी उनसे उमर साहब से पूछा गया, एनआईटी के हवाले से भी और सैटेलाइट टाउनशिप के हवाले से भी। तो इनके जवाब को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे जो हमारे जो सियासतदान हजरात हैं या ख़वातीन हैं, वो मुझे माफ़ करें ये कहने के लिए कि जब ये किसी प्रोजेक्ट की फाइल इनके पास आती है तो ये पैसा देखते हैं। ये नहीं कि खाने के लिए कहते इतना सारा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट करते करते आप कितनी चीज़ें बिगाड़ देंगे। मतलब आप देखते हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ा क्रॉनिक मसला था हाईवे का।
हाईवे हो ज़रूरी थी और हम काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे हाईवे हो, लेकिन जब हाईवे हमने लाई तो हमने कहाँ से लाई? सैफरान फील्ड से लाई। ऐसा मुमकिन था कि हम उसको थोड़ा सा डाइवर्जन 10 किलोमीटर और बढ़ जाते, कौन सा इनकलाब आ जाता। आपके यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कश्मीर में स्पेशली और जम्मू कश्मीर में लैंड होल्डिंग का, लैंड नहीं है। हम आपके लैंड होल्डिंग का ही मसला, लैंड है ही नहीं। मतलब अगर आप लैंड को लैंड यूज़ चेंज करते हैं आप डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप बेसिकली जो डिस्पोजेस होता है पैसे लेने के बावजूद, ही लूजेस हिज लाइवलीहुड, वंस ही लूजेस हिज livelihood, he starts migration. Once he starts migration, you get problems in towns and cities. तो ये एक बड़ा मसला है। दूसरा, हमारी बेसिकली कश्मीर की जो ज़मीन है, कश्मीर की ज़मीन में कुछ कायनात ने ऐसा रखा है कि यहाँ आप कुछ भी उगाएं तो स्पेशल बनता है। वरना स्पेन के, ईरान के सैफरान और कश्मीर के सैफरान में बॉटनिकली कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी कश्मीर का सैफरान ईरान के सैफरान से दुगनी कीमत पर चलता है। कुछ तो है जो इस ज़मीन में है। तो ये ज़मीन अल्लाह ने, कायनात ने इसलिए रखी है कि इससे आप अच्छी अच्छी चीज़ें उगाओ, इसलिए नहीं कि आप इसमें महल तमीर करके फिर दाएं बाएं से पानी। आपके यहाँ पानी की हालत क्या है? आपके यहाँ वाटर बॉडीज़ की हालत क्या है? और आपके मतलब अब रेल का प्रोजेक्ट आ रहा है, इट विल हैव इट्स ओन पॉजिटिव्स, इट विल हैव इट्स नेगेटिव्स एज वेल। तो और हमने इनको बिल्ड करते हुए यहाँ की इकोलॉजी को क्या किया है? हाँ, मतलब आपका कश्मीर इस वक्त, कश्मीर वैली जिसको आप कहते थे, वो कश्मीर वैली है ही नहीं। आपके यहाँ अपर वैली है और लोअर वैली है। तो ये दो में बटी है। तो जिसका खमियाजा 2014 में जब फ्लड्स आ गए तो आपने, तो इस वजह से इस कंटेक्स्ट में उमर अब्दुल्ला ने आज जो बात की, उसने कहा कि ये बात सही है कि हमारे यहाँ ज़मीन नहीं है। अब हमारे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि डेवलपमेंट रोकना है, डेवलपमेंट चलाना है, डेवलपमेंट करना है, लेकिन करना इस तरीके से है कि हम ये चीज़ें वहाँ डेवलप करें जहाँ आपके ज़मीन की कोई और बेहतर प्रोडक्टिविटी ना हो। ये बात भी सही है। उन्होंने भी कहा कि श्रीनगर बहुत ही कंजेस्टेड है। एक एक घर में, मतलब हम तो यहाँ अप टाउन से बात कर रहे हैं, लेकिन आप ओल्ड सिटी में जाइए, शहरी खास में जाइए, एक एक मकान में 4-4 घर रहते हैं और सब बाहर जाना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा। लेकिन अब आपकी लैंड रेट है, सरकारी लैंड रेट में 2 दिन पहले देख रहा था, श्रीनगर में आपको किसी भी इलाके में 1 कनाल ज़मीन 1.5 करोड़ रुपए से कम ऑफिशियली नहीं मिलेगा। ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है, पे मिलता नहीं है, इस रेट पे मिलता नहीं है। ये सिर्फ टैक्सिंग के लिए है, स्टैंप ड्यूटी के लिए। तो अगर एक शख्स जो रेडा चलाता है, जो वो कहाँ से लाएगा? उसको एक कमरे से एक मकान तक जाने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार को थोड़ा सा सिविल सोसाइटी से मिलके ऐसे प्रोजेक्ट जरूरी हैं, लेकिन उन जगहों पे जहाँ एग्रीकल्चर ना हो, हार्टिकल्चर ना हो। हमारे यहाँ ले दे के आपके पास हार्टिकल्चर ही रह गया है। 2-4 चीजें हैं जो आपको, सो वी शुड हैव, वी कैन हैव ऑल दिस, बट वी कैन नॉट सैक्रिफाइस। That was the chief minister saying कि मतलब प्रोडक्टिविटी हम लैंड की कंप्रोमाइज ना करेंगे, वो उनका है। वही तो शायद हाँ, तो NIT के हवाले से जो उन्होंने कहा कि जो वो डेलीगेशन आया था, उनसे मिला, तो मैंने उनको कहा कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो हम कहीं और देखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि एक MLA ने उसको फ़ोन किया जो सरकार का हिस्सा नहीं है और शायद उसकी पार्टी का अभी हिस्सा शायद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम कहीं और ज़मीन दे रहे हैं, इससे बेहतर दे रहे हैं, आप हमारे पास आ जाओ। सो देयर आर ऑप्शंस, बट देयर शुड नॉट बी द फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। बिल्कुल सही, दैट इज द इशू दैट ही आल्सो कन्वे। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच मसूद साहब। तो कई सारी बातें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने की। ये मुमकिन नहीं कि हम हर एक बात पे तबसरा करें, तो हमने सोचा कि कुछ जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो मेजर बातें हैं, जो काफ़ी वक्त से जो है ओवरऑल चल रही थी, और साथ ही साथ उमर साहब ने ये भी कहा कि जो सर्दियां हैं ये अफवाहों का सीज़न रहता है। सर्दियों में जो है अफवाहें फैलती रहती है, और कहीं ना कहीं हम भी इसके जिम्मेदार हैं कि हम आपको बिजली नहीं दे पाते, और आप जो हैं फिर अफवाहबाजी में लग जाते हैं, अपने हमाम में बैठ के आप अफवाहें उड़ाते रहते हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात कहूँ कि श्रीनगर में के बारे, कश्मीर के बारे में ये कहा गया है कि यहाँ की खबर
गलत हो सकती है, अफवाह नहीं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ की खबर गलत हो सकती है, अफवाह नहीं। तो अखबार वालों पे भी आपको थोड़ा सोच समझ के जो है यकीन करने की ज़रूरत है। तो हम जो है उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसीलिए इस पे थोड़ा तबसरा, थोड़ा डिस्कशन करना ज़रूरी था, क्योंकि 6 साल के बाद जो है किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ तकरीबन 100 से 200 मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग जो हैं मौजूद थे। उन्होंने सवाल सुने, सवालों के जवाब दिए। अब कोई कितना सेटिस्फाई हुआ, कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो हर एक पे डिपेंड करता है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।